साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2021 के लिए, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को होनी है, उसके लिए आपका करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, यह घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर्स की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 15 नवंबर 2021 तक एक करंट अफेयर को कवर किया गया है, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग नवीनतम आर्थिक घटनाओं से संबंधित जो भी घटनाक्रम हुए हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं 2020-21 में बागवानी उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के संबंध में। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का तीसरा अग्रिम अनुमान 29 अक्टूबर 2021 को जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में 10.6 मिलियन टन अर्थात 3.3% की वृद्धि परिलक्षित हो रही है। वहीं बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में फलों का उत्पादन 103 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2019-20 में 102.1 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। वहीं सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष के 188.3 मिलियन टन की तुलना में इस वर्ष जो है अर्थात 2019-20-21 के लिए 197.2 मिलियन टन यानी 4.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। वहीं यदि प्याज की बात करें तो वर्ष 2019-20 में प्राप्त 26.1 मिलियन टन की तुलना में प्याज का उत्पादन 26.8 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी प्रकार से 2020-21 में आलू का उत्पादन रिकॉर्ड 54.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 5.6 मिलियन टन अधिक है। टमाटर का उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 20.6 मिलियन टन की तुलना में 21.1 मिलियन टन होने का अनुमान है। सुगंधित और औषधीय फसलों में वर्ष 2019-20 में 0.73 मिलियन टन से वर्ष 2020-21 में 0.78 मिलियन टन तक 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि होकर कितनी हो गई? 7.8 लाख टन हो गया है। वृक्षारोपण फसलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 16.1 मिलियन टन से बढ़ करके वर्ष 2020-21 में 16.6 मिलियन टन हो गया है। वहीं मसालों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 10.1 मिलियन टन से 5.3% बढ़ करके वर्ष 2020-21 में 10.7 मिलियन टन हो गया है। वहीं अब यदि भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व उत्पादन की बात करें तो आपका 2019-20 का जो अंतिम अनुमान रहा है क्षेत्रफल, इसके तहत जो क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में आते हैं वो 26 बागवानी फसलों के लिए 26.48 मिलियन हेक्टेयर। और वहीं 2020-21 में जो तीसरा अग्रिम अनुमान है उसमें 27.59 मिलियन हेक्टेयर है। यदि उत्पादन के स्तर पर बात करें तो 2019-20 में 320.47 मिलियन टन में और 2020-21 में यह जो अग्रिम अनुमान है 331.05 है। आगे चलते हैं। गेल जो है वो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र का निर्माण करेगी। कंपनी का लक्ष्य कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को पूरक बनाने की कोशिश करना है। गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने कहा कि कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो प्रतिदिन 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम होगा। फर्म ने इलेक्ट्रोलाइजर खरीदने के लिए पहले ही एक वैश्विक निविदा जारी की है और इसके 12-14 महीने में डिलीवरी होने की उम्मीद है। आगे बात कर लेते हैं। ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम को $250 मिलियन का ऋण प्रदान कर रही है। तो एशियाई विकास बैंक 29 अक्टूबर 2021 को भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम या इंग्लिश में कहें तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम NICDP के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1875 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। यह 17 राज्यों में फैले 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने के लिए प्रोग्रामेटिक USD 500 मिलियन ऋण का पहला उप प्रोग्राम है। NICDP का लक्ष्य विश्व स्तरीय औद्योगिक नोड्स विकसित करना है, जो कुशल शहरी समूहों और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी द्वारा समर्थित हैं, जिसमें बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे अंतर्राष्ट्रीय गेटवे और समावेशी जलवायु लचीला और टिकाऊ बुनियादी ढांचे शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं।
ब्रिक वर्क रेटिंग्स में भारत की जीडीपी। तो घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिक वर्क रेटिंग्स द्वारा नवंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी का 10 से लेकर के 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। पहले इसके 9% रहने का अनुमान था। ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक सेबी पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के बारे में। तो 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 का 10वां संस्करण जो है 20 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया। इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। इस सूचकांक में 84 के समग्र स्कोर के साथ आयरलैंड शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद ऑस्ट्रिया दूसरे पे और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 113 देशों के इस GFS सूचकांक 2021 में 57.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 71वां स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिए भारत का पोजीशन कौन सी 71 है और नंबर 1 पे आपका कौन सा है, आयरलैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रिया, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है। भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से बेहतर है, जबकि लेकिन वह चीन से जिसकी पोजीशन 34 है उससे काफ़ी पीछे है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर में भारत की प्रगतिशील वृद्धि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से कम रही। आगे चलते हैं। भारत का स्कोर केवल 2.7 अंक बढ़कर 2021 में 57.2 हो गया है, जो 2012 में 54.5 था। एशिया पैसिफिक के अंतर्गत भारत 14वें स्थान पर है। एशिया प्रशांत के क्षेत्र में जापान ने 79.3 के समग्र स्कोर के साथ पहली रैंक प्राप्त की है, जिसके बाद सिंगापुर दूसरे पे है और न्यूजीलैंड तीसरे पे और भारत 14वें नंबर पे है। नीचे के 5 देशों में 4 उप सहारा अफ्रीका में है, जबकि यमन जो है वो मध्य पूर्व में है। सूचकांक के अनुसार 2030 तक शून्य भूख को प्राप्त करने के सतत विकास लक्ष्य की दिशा में 7 साल की प्रगति के बाद भी लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक खाद्य सुरक्षा में कमी आई है। वर्तमान और उभरती भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए खाद्य सुरक्षा में निवेश को बनाए रखना होगा। तो ऊपर के जो टॉप देश हैं आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है। और निम्नतम स्थान वाले देशों में देखेंगे तो 113 देशों को रैंकिंग दी गई है। तो 113वें नंबर पर बुरुंडी है, 112 पे यमन है, 111 पे मोजाम्बिक है, 110 पे सूडान और 109 पे मलावी है। सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो GFS इंडेक्स में इसमें 4 मुख्य कारकों और 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतकों के आधार पर दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को मापता है। इन कारकों में जो 4 मुख्य कारक हैं उसमें कौन कौन से हैं, सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा तथा चौथा प्राकृतिक संसाधन और लचीलापन शामिल हैं। देखिए विशेष रूप से पाकिस्तान और श्रीलंका ने सामर्थ्य की श्रेणी में क्रमशः पाकिस्तान ने 52.6 अंक और श्रीलंका ने 62.9 अंक के साथ भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है सामर्थ्य की श्रेणी में। आगे बात कर लेते हैं अंकटाड की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अर्थात अंकटाड ने 29 सितंबर 2021 को अपनी अंकटाड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो रिपोर्ट में अंकटाड ने फिलीपींस को उन 6 देशों में से एक के रूप में नोट किया जो सीमाओं के पार डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेटा के मुक्त प्रवाह की आवश्यकता है। सीमा पार डेटा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने वाले फिलीपींस के अतिरिक्त अन्य 5 देशों में शामिल हैं। तो नंबर 1 इसमें फिलीपींस हो गया, फिर दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे मैक्सिको, 5वें पे सिंगापुर, 6ठे पे अमेरिका है। ये देश डेटा प्रवाह के लिए लाइट टच अप्रोच का उपयोग करते हैं। घरेलू कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए मजबूत नियामक वातावरण और पर्याप्त नियामक संसाधनों वाले देशों द्वारा लाइव टच अप्रोच का समर्थन किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस का लाइव टच अप्रोच का उपयोग आउटसोर्सिंग उद्योग पर अपनी निर्भरता की ओर है, जो देश में प्रमुख आर्थिक विकास चालक है। सीमा पार डेटा प्रवाह के लिए प्रतिबंधात्मक या संरक्षित दृष्टिकोण का पालन भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रवांडा, रूसी संघ, तुर्की, सऊदी अरब और वियतनाम जैसे देशों द्वारा किया जाता है। अंकटाड ने अपनी इस रिपोर्ट में सिफारिश की है कि वैश्विक समुदाय को सीमाओं के पार डिजिटल डेटा के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाना चाहिए
साथ ही ऐसी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया है। अंकटाड के अनुसार किसी भी वैश्विक ढांचे का मतलब निजी क्षेत्र के साथ साथ डेटा के सरकारी उपयोग के लिए गोपनीयता की रक्षा में अतिरिक्त बोझ नहीं होगा। इस प्रकार एक नए नियामक ढांचे की आवश्यकता है। डेटा के उपयोग में अमेरिका और चीन दुनिया के अग्रणी देश हैं और दुनिया के हाइपर स्केल डेटा केंद्रों में उनका हिस्सा 50% है। इन देशों में 5G टेक्नोलॉजी को अपनाने की सबसे ऊंची दर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के 70% शीर्ष शोधकर्ता यही हैं और उनके पास AI में नई कंपनियों की कुल लागत का 94% है। विश्व के सबसे बड़े डिजिटल मंचों में इन दोनों देशों का अर्थात अमेरिका और चीन का बाजार पूंजीकरण में हिस्सा 90% है। महामारी के दौरान उनके मुनाफे और बाजार पूंजीकरण का मूल्य तेजी से ऊपर गया है। अंकटाड ने रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि डिजिटल कॉर्पोरेशन के लिए शासन प्रणाली के बिना सीमा पार डेटा प्रवाह के लिए नियामन पर विचार करना मुश्किल होता जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म अपने डेटा तंत्रों के दायरे में लगातार विस्तार कर रहे हैं और वैश्विक डेटा वैल्यू चेन के हर चरण को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, अल्फाबेट अर्थात गूगल, टेंसेंट और अलीबाबा वैश्विक डेटा वैल्यू चेन के सभी हिस्सों में निवेश बढ़ा रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के बारे में। तो सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन बेल्ट हंगर इल्फ द्वारा 15 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत विश्व के 116 देशों में 101 स्थान पर है। 116 देशों में 101वें स्थान पर है। ठीक है, इस मामले में वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। रिपोर्ट में भारत के भूख स्तर को खतरनाक बताया गया है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश नेपाल का 76 पोजीशन, बांग्लादेश का भी 76 है और म्यांमार का 71, पाकिस्तान का 92वां स्थान हासिल किया है इन लोगों ने। हालांकि इन देशों में भी भुखमरी की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन भारत से अगर उनकी तुलना देखें तो ये सभी देश आगे नजर आ रहे हैं। सूचकांक में 101वें स्थान पर स्थित भारत का GI स्कोर भी गिर गया है। यह साल 2000 में 38.8 था, जो 2012 और 2021 के बीच 28.8 से 27.5 के बीच रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल में कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के चलते लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत में दुनिया भर में बच्चों की वेस्टिंग की दर सबसे अधिक है। 1998 से 2002 के बीच भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 17.1% से बढ़ करके 2016 और 2020 के बीच 17.3% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने बाल मृत्यु दर, बाल स्टंटिंग की व्यापकता और अपर्याप्त भोजन के कारण अल्प पोषण की व्यापकता जैसे अन्य पैरामीटरों में अपने यहाँ सुधार किया है। तो यहाँ पर श्रीलंका 65 पे है, बांग्लादेश 76 पे है, नेपाल 76 पे, पाकिस्तान 92 और भारत 101 पे है। इस रिपोर्ट में चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देशों ने 5 से कम का GI स्कोर प्राप्त किया है और शीर्ष स्थान को साझा किया है। मतलब यहाँ भुखमरी कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, 18 देशों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। इस सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना और ट्रैक करना है। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। अल्पपोषण मतलब अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या, चाइल्ड वेस्टिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। चाइल्ड स्टंटिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, यह कुपोषण को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर GHI 100 बिंदु पैमाने पर भूख का निर्धारण करता है, जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर है अर्थात शून्य भूख और 50 से अधिक के स्कोर को सबसे खराब माना जाता है। प्रत्येक देश के GHI स्कोर को गंभीरता के आधार पर निम्न से लेकर अत्यंत खतरनाक तक वर्गीकृत किया जाता है। इस सूचकांक में निम्नतम जो 5 देश हैं उसमें 116वें नंबर पे आपका सोमालिया है, 115 पे यमन है, 114 पे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 113 पे चाड और 112 पे कांगो है। आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा इनोवेशन फॉर यू नामक DG बुक लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने 21 अक्टूबर 2021 को इनोवेशन फॉर यू नाम से एक DG बुक लॉन्च की है। इस DG बुक में फोकस क्षेत्र हेल्थ केयर है। विभिन्न क्षेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग की एक पहल है। DG बुक को
आगामी उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में सेवा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, ताकि भारत में कुछ चुनौतियों का समाधान करने के लिए रचनात्मकता और कल्पना के मार्ग पर काम किया जा सके। आगे चलते हैं इसमें। तो इसका उद्देश्य सर्वोत्तम नवाचारों और उद्यमियों को सबसे आगे लाने के लिए प्रदर्शित करना भी है। ये स्टार्टअप्स एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, आईसीटी और अन्य जैसी अग्रणी तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं, ताकि एनीमिया, मलेरिया, दंत चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, नवजात और बच्चों के देखभाल तथा मानव जीवन की निगरानी जैसी समस्याओं के सामाजिक रूप से प्रासंगिक समाधान प्रदान किए जा सकें। आगे चलते हैं। इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार को सर्वसम्मत से 2021 से 2023 के लिए जिनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों WAIPA के अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2021 में चुना गया है। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया भारत में निवेश के अवसरों और विकल्पों की तलाश करने वाले निवेशकों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। 2021-23 के लिए WAIPA की संचालन समिति के सदस्यों में शामिल हैं अध्यक्ष के रूप में इन्वेस्ट इंडिया, 2 उपाध्यक्ष मिस्र और स्विट्जरलैंड और 9 क्षेत्रीय निदेशक हैं ब्राजील, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, कुवैत, कोस्टा रिका, साइप्रस, अजरबैजान, घाना और समोआ। अगला है रिलायंस ब्रांड्स ने MM स्टाइल्स में 40% हिस्सेदारी खरीदी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड और प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने मनीष मल्होत्रा की MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड में 40% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। रिलायंस ब्रांड्स के एक बयान के अनुसार यह रणनीतिक साझेदारी MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पहला बाहरी निवेश है। 2005 में लॉन्च किया गया मनीष मल्होत्रा लग्जरी रिटेल मुंबई, नई दिल्ली और हैदराबाद में 4 प्रमुख स्टोरों में फैला हुआ है। आगे चलते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा। तो 12 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। इससे कंपनी की अधिक वित्तीय और परिचालन दक्षता का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में PFC बोर्ड की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोर्ड की वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता इस दर्जे के बाद बढ़ेगी। यह कंपनी बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर एवं वित्त पोषण प्रदान करती है। यह भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो मुख्यतः पावर सेक्टर को समर्पित है। महारत्न कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण अनुषंगिक इकाइयों को लेकर इक्विटी निवेश पर निर्णय कर सकता है। भारत एवं विदेश में विलय और अधिग्रहण कर सकता है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद या मिलने के बाद PFC पावर फाइनेंस कंपनी जो है ये सरकार के एजेंडे के तहत 2030 तक 40% हरित ऊर्जा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में योगदान देगा। PFC के बाद देश में महारत्न कंपनियों की वर्तमान में कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 11 के नाम एक बार देख लीजिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, कोल इंडिया, गेल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, ONGC, भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2010 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनियों के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित जो मापदंड हैं उनमें शामिल है कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। सेबी के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक भागीदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। कर अदायगी के बाद विगत 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में वर्ष 1986 में स्थापित हुई थी। आगे बात कर लेते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों को पहली बार परिचालन किया। अक्टूबर 2021 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसकी जानकारी रेलवे ने 10 अक्टूबर 2021 को दी।
पहली मालगाड़ी का नाम त्रिशूल और दूसरे का नाम गरुड़ रखा गया है। ठीक है। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दूरी की रेल है जिसमें 3 मालगाड़ियां अर्थात 177 डिब्बे लगे हैं। यह रेल 7 अक्टूबर 2021 को विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से पूर्वी तट रेलवे के खुर्दा मंडल के लिए रवाना हुई। दूसरी 8 अक्टूबर 2021 को गुंडाकल डिवीजन के रायचूर से सिकंदराबाद डिवीजन के मनुकुरु तक रवाना की गई, जिसका नाम गरुड़ रखा गया है। इन लंबी दूरियों की रेलों में मुख्यतः थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले का परिवहन किया जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेल पर 5 प्रमुख माल ढुलाई वाले रेलों में से एक है। आगे बात करते हैं वेल्सन कॉर्पोरेशन लिमिटेड H2 पाइप जॉइंट इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट में शामिल। तो 11 अक्टूबर 2021 को पाइप निर्माता कंपनी वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हाइड्रोजन गैस के परिवहन के लिए दुनिया की पहली दिशा निर्देश विकसित करने वाली H2 पाइप जॉइंट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की पहली पाइप निर्माता कंपनी है जो हाइड्रोजन पाइपलाइन पर H2 पाइप जॉइंट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में शामिल हुई है। इस उपलब्धि के बाद अब वेल्सपन कॉर्पोरेशन विश्व की 24 प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के साथ काम करेगी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखना है। आगे चलते हैं। अगला है IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट 2021। तो देखिए 12 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक विकास दर 55.9% तथा 4.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर -3.1% आकलित की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की विकास दर वर्ष 2021 में रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 7.3% आकलित की गई थी, जिसके वर्ष 2021 में 9.5% तथा वर्ष 2022 में 8.5% रहने का अनुमान है। वर्ष 2020 में चीन की विकास दर 2.3% आंकी गई, जिसके बाद वर्ष 2021 में 8% तथा वर्ष 2022 में 5.6% रहने का अनुमान है। IMF की रिपोर्ट में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2021 में 5.2% रहने का अनुमान है। वहीं अमेरिका की विकास दर वर्ष 2021 में 6% तथा वर्ष 2022 में 5.2% रहने का पूर्वानुमान है। उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर वर्ष 2021 में 6.4% रहने तथा वर्ष 2022 में 5.1% रहने का अनुमान है। यूरो क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2021 में 5.0% रहने का अनुमान है। आगे बात करते हैं PM मित्र योजना के तहत 7 PM मित्र पार्क की स्थापना। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने PM मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का विस्तारित रूप क्या है? प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, तो PM मित्र हो गया। योजना के तहत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें 4,445 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में खर्च किए जाएंगे, जिसके तहत देश में 7 टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा। कपड़ा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। वस्त्र मंत्रालय ने 7 PM मित्र पार्कों की स्थापना की अधिसूचना 21 अक्टूबर 2021 को जारी की। इस योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भर भारत बनाना और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है। PM मित्र योजना प्रधानमंत्री के 5F संकल्पना से प्रेरित है। 5F का विस्तारित रूप है फॉर्म्स से साइबर, फॉर्म से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन। इस एकीकृत परिकल्पना से अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र को मजबूती सुनिश्चित होगी। इस योजना के अंतर्गत 7 PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क इच्छुक राज्यों में ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड स्थलों पर स्थापित किए जाएंगे। ग्रीनफील्ड PM मित्र पार्क के लिए केंद्र की ओर से परियोजना लागत का 30% पूंजीगत सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपए होगी। ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए लागत का 30% हिस्सा केंद्र की ओर से दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपए होगी। आगे चलते हैं। ICICI MCAP के मामले में 5वें स्थान पर। देखिए, निजी क्षेत्र के ऋणदाता
आईसीआईसीआई बैंक ने 25 अक्टूबर 2021 को हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अब मार्केट कैप के मामले में आईसीआईसीआई बैंक से आगे सिर्फ रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 5.83 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो आपका HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आपका बाजार है उसके 5.76 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है। आगे चलते हैं। HDFC बैंक के बाद आईसीआईसीआई बैंक एम कैप के मामले में बीएसई पर शीर्ष 5 कंपनियों में स्थान बनाने वाला दूसरा ऋणदाता बैंक बन गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ROIP सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला पोर्ट। तो कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला देश का पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। ये आपका जो है रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ROIP का उद्घाटन SPM के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता पिछले 152 वर्षों से लगातार प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। तूफान और खराब स्थिति के दौरान सहायता के लिए ROIP प्रणाली एक लंबी दूरी का समुद्री संचार समाधान है। संचार के ROIP मोड का उपयोग करते हुए सैंड हेड्स के जहाज़ों को कोलकाता से रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है। समाधान कोलकाता से सैंड हेड्स तक पूरे हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा और 4 स्थानों कोलकाता, हुगली पॉइंट, हल्दिया और सागर पायलट स्टेशन पर इसके बेस स्टेशन होंगे। भारत के सबसे अमीर 100 लोगों की फोर्ब्स सूची। तो 6 अक्टूबर 2021 को प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी पहले नंबर पे हैं, ठीक है, की संपत्ति लगातार 19वें वर्ष शीर्ष स्थान पर हैं। और इस सूची में फोर्ब्स की सूची में गौतम अडानी जो है दूसरे नंबर पे हैं, शिव नाडार तीसरे पे हैं, राधाकृष्ण दमानी चौथे पे हैं और साइरस पूनावाला जो है 5वें स्थान पर है। सूची में लक्ष्मी मित्तल जो हैं ये आपके 6ठे स्थान पर हैं संपत्ति के मामले में। इस सूची में शामिल 3 महिलाओं में जिंदल समूह की सावित्री जिंदल जो है पहले स्थान पर हैं। लीना तिवारी 4.4 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ महिलाओं की श्रेणी में दूसरे स्थान पर था, कुल सूची में 43वें स्थान पर। और किरण मजूमदार जो हैं ये ऐसे तीसरे महिलाओं की श्रेणी में तीसरे पे और समग्र सूची में 53वें स्थान पर हैं। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय अमीरों की हुरून इंडिया रिपोर्ट 2021। तो देखिए 30 सितंबर 2021 को हुरून इंडिया तथा IIFL वेल्थ ने संयुक्त रूप से भारतीय अमीरों की 10 सूची जारी की। ठीक है, इस सूची में 1007 धनाढ्य व्यक्तियों को स्थान मिला है जो वर्ष 2020 की तुलना में 179 अधिक है। इस सूची में उन्हीं अमीरों को स्थान दिया गया है जिनकी संपत्ति 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। हुरून की इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी परिवार को शीर्ष स्थान मिला है। अंबानी के बाद जो है गौतम अडानी एवं परिवार उनका है, फिर तीसरे पे आपका शिव नारायण एवं उनका परिवार है और चौथे पे SP हिंदुजा एवं परिवार है तथा उसके बाद लक्ष्मी निवास मित्तल एवं परिवार 5वें स्थान पर है। आगे चलते हैं। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि इचियोन के शेओगू में कोरिया सर्दर्न पावर के सिंचियन बिट ड्रीम मुख्यालय में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्लांट सिंचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट पूरा हो चुका है और हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। पावर प्लांट दक्षिण कोरिया की स्वतंत्र बिजली उत्पादन कंपनी पास्को एनर्जी और डूशन फ्यूल सेल द्वारा संचालित है। इसकी 2017 में 4 चरणों में निर्मित 78 मेगावाट की क्षमता है। इस परियोजना की लागत लगभग
340 बिलियन वोन है या 292 अमेरिकी डॉलर मिलियन डॉलर है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अगला है भारत और एशियाई विकास बैंक ने मिजोरम में प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल में शहरी यातायात में सुधार के लिए परियोजना से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए $45 लाख के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण से जुड़े समझौते पर 26 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने भारतीय सरकार की तरफ से एडीबी के भारत रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि पीआरएफ आइजोल में शहरी यातायात के लिए दीर्घावधिक समाधानों के विकास का समर्थन करता है। आगे बात कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में खरीफ उत्पादन के पहले एग्रीमेंट, तो इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए लास्ट में आरबीआई की 2 नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2021 को रिजर्व बैंक की 2 नई योजनाओं की शुरुआत की है। पहला है आपका खुदरा प्रत्यक्ष योजना से छोटे निवेशकों को भी सरकारी बॉन्ड में निवेश करने का अवसर मिलेगा और वे निश्चित लाभ कमा सकेंगे। वहीं दूसरा जो है एकीकृत लोकपाल योजना से बैंकों के उपभोक्ता अपनी शिकायत एक ही पोर्टल, एक ही मेल और एक ही पते पर कर सकेंगे। इससे उन्हें बार बार की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। इन योजनाओं से निवेश का दायरा बढ़ेगा और सरकार को भी राष्ट्र निर्माण के लिए कोष उपलब्ध होगा। खुदरा प्रत्यक्ष निवेश योजना से मध्यम मार्ग, कर्मचारी, छोटे व्यापारी और वरिष्ठ नागरिक अपनी छोटी बचत को सीधे और सुरक्षित तरीके से सरकारी बॉन्ड में लगा सकेंगे। इसमें गारंटी समाधान का प्रावधान है जिससे छोटे निवेशकों को सुरक्षा का भरोसा दिया जा सकेगा। एक देश एक लोकपाल के अंतर्गत यदि बैंक एनबीएफसी 30 दिन में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं तो जो बैंक हैं रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निःशुल्क समाधान किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो आर्थिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उसको इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।